मैं परशुराम वाजपेयी आपका पुनः फ्यूचर कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो हमने बताया था आपको कल कि हमें कलम से क्रांति की ओर चलना है। तो आशीष सर ने आपको ऑनलाइन क्लास एक दे ही दी है, अभी एक वीडियो अपलोड किया उन्होंने। चलो तो ठीक है। अब काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप ज़्यादा ओवर एक्टिंग करते हैं, तो आज मैं बिल्कुल आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, सीधे क्लास पे चलूंगा, सीधे टॉपिक पर चलूंगा। मैंने आपसे बताया था कि मैं संबंध तथा फलन स्टार्ट करने वाला हूं, जिसके हम इंग्लिश में रिलेशन एंड फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा। तो आपको संबंध तथा फलन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कक्षा 11 का बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि संबंध तथा फलन जो है क्लास 11th में आपने एक चीज पढ़ी होगी, समुच्चय। समुच्चय का बड़ा भाई है संबंध तथा फलन, इसको हम इंग्लिश में रिलेशन एंड फंक्शन कहते हैं। ओके, आपको मालूम ही होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले समुच्चय की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा समुच्चय, भैया जी, समुच्चय, सेट्स, समुच्चय। ठीक है, समुच्चय का आपको चिन्ह भी पता होगा। समुच्चय का चिन्ह होता है ऐसा। तो समुच्चय के बारे में आपसे मैं डेफिनेशन बताता हूं। समुच्चय जो है, समुच्चय की डेफिनेशन होती है, वस्तुओं तथा पदों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं तथा पदों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सीधी सी बात है, कोई भी वस्तु ले लीजिए, मान के चलो कोई भी पंखा, अगर बहुत सारे पंखे हैं और उन पंखों को हम क्रमबद्ध करके लिख दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। जैसे कि स्कूल में लड़का लड़की लोग पढ़ते हैं, तो अगर हम पूरे लड़कों को ले लें तो लड़कों का अलग समुच्चय है, लड़कियों को ले लें तो लड़कियों का अलग समुच्चय है। समझ में आया? इसी प्रकार समुच्चय को प्रदर्शित करने की काफ़ी विधियां होती हैं। नंबर 1, रोस्टर विधि। रोस्टर विधि देखो किस प्रकार की होती है। रोस्टर विधि में जो पद तथा अवयवों की संख्या होती है वो मंझले ब्रैकेट में लिखी जाती है। इसके अंदर मंझले ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें लिखी जाएंगी वो रोस्टर विधि के अंतर्गत आएंगी। इसको हम हिंदी में तालिका विधि भी कहते हैं, तालिका विधि भी कहते हैं हम इसको, आप लोग जानते हैं। हाँ तो भैया जी, जिस प्रकार से मैंने बताया है किसी वस्तुओं का समुच्चय, जैसे हमने लड़कियों को ले लिया तो लड़कियों का समुच्चय हो गया, लड़कों को ले लिया तो लड़कों का समुच्चय हो गया। इसी प्रकार हमारा, अब मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें संख्याओं का समुच्चय भी होगा, बीजगणितीय अवयवों का समुच्चय होगा। तो जैसे कि नेचुरल नंबर का समुच्चय ले लें हम, नेचुरल नंबर के भी तो अवयव होते हैं। नेचुरल नंबर काल मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसको हम रोस्टर विधि के अंतर्गत समुच्चय के रूप में लाएंगे तो किस तरीके से लाएंगे, 1 2 3 ... इन्फिनिटी तक जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई कह दे सम संख्याओं का समुच्चय, तो उसको किस तरीके से प्रदर्शित कर देंगे हम, मंझला ब्रैकेट लगा देंगे। और वही है, कहां से होता है चालू, 2 4 6 ... यानी कि ऑल, पूरी सम संख्या जितनी होती है सब मंझले ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगी। इसे कहते हैं रोस्टर विधि। अच्छा भैया जी, समझ में आया? ठीक है। अच्छा भाइयों, अब देखो हर चीज का एक शॉर्टकट भी होता है। क्या होता है? शॉर्टकट। जैसे किसी बात को हम बहुत लंबे तरीके से बोल रहे हैं, हम कहते हैं कि तुम्हें वहां जाना है, हम कहते हैं कि तुम्हें जाना है, तो मतलब शॉर्ट तरीके से, मतलब समुच्चय के अवयवों को शॉर्ट तरीके से व्यक्त करने की दूसरी विधि है। इसलिए मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं कि हर कथन का एक शॉर्टकट होता है। तो इसकी जो दूसरी विधि है उस विधि का नाम है, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कैपिटल एंड नेचुरल नंबर का समुच्चय हमने जब प्रदर्शित किया था इसको रोस्टर विधि में, 1 2 3 ... मंझला ब्रैकेट को जब हम बंद कर देंगे। अच्छा, ये हो गया हमारा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, नेचुरल नंबर का समुच्चय। जब इसको हम निर्माण विधि में लाएंगे, समुच्चय निर्माण विधि में, तो इसको शॉर्टकट करके कैसे लिखेंगे, ये क्या है, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। और जब इसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, देखो ये कैपिटल एन तो ज्यों का त्यों रहेगा, कैपिटल एन। अच्छा, मंझला ब्रैकेट तो लगता ही है समुच्चय में, ये आपको याद रखना है। सीधी बात है, हम यहां पे लिख देंगे x। अब आप कहोगे ये बिंदी जो लगी हैं तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कोलन, x : x। अच्छा, अब ये क्या है,
ये क्या है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये है प्राकृतिक संख्याएं। तो हम लिख देंगे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। मतलब इसको हिंदी के स्टेटमेंट में लिख के मंझले ब्रैकेट में बंद कर देना है, यही आपकी होगी समुच्चय निर्माण विधि। चलेगा भैया जी? कुल मिला के अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बस आप लोग मेरा सपोर्ट करती जाइए, बस यही मेरी आपसे। अच्छा, तो ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, आपको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। अब मैं सीधे आता हूँ अपने टॉपिक में, संबंध और फलन में। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत जरूरी है। संबंध और फलन में अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो संबंध एवं फलन आपके लिए हलवा हो जाएगा, नहीं तो आपको बहुत कठिन लगेगा। इसकी पहली हेडिंग है संबंध। संबंध क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं कि जैसे कि रामू श्याम का लड़का है, रामू श्याम का लड़का है, तो इन दोनों के बीच काय का संबंध है? रामू श्याम का लड़का है, इन दोनों के बीच पिता का संबंध है। अब जैसे कि रामू रितिका का भाई है, तो इन दोनों के बीच काय का संबंध है? भाई का। तो ये कहलाता है संबंध। इसको कहते हैं संबंध। और फलन तो आप लोग जानते हैं, फलन को हम इंग्लिश में कहते हैं फंक्शन। और फंक्शन आप बीजगणितीय कोई भी लिख दें, एफ एक्स इज इक्वल टू द्विघात समीकरण भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाता है फंक्शन। संबंध भी अब इसमें कई प्रकार के होते हैं, संबंध कई प्रकार के होते हैं। पहला इसमें संबंध होता है सौतुल्य संबंध। सौतुल्य संबंध, सौतुल्य संबंध। सौतुल्य संबंध मतलब इसका मतलब क्या है? स्वयं से तुलना करना, ये कहलाता है सौतुल्य। इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होती है, मैं आपको बता दूं इसकी डेफिनेशन। अभी डेफिनेशन में ये है कि किसी भी समुच्चय ए, कोई भी समुच्चय ले लीजिए आप ए, ये कोई समुच्चय है, मान लीजिए मैथ वाले सब कुछ मान लेते हैं भाई, ये एक समुच्चय मान लीजिए आप, ए एक समुच्चय है। इसमें x जो है हमारा, x बिलोंग टू ए हमने कर दिया। मान के चलो कोई समुच्चय है और x कोई नंबर वगैरह होगा, तो x जो है बिलोंग टू ए, मतलब x बिलोंग करता है हमारे एक समुच्चय से। और समुच्चय में अब मैंने समुच्चय बता दिया है, कई संख्याओं का समुच्चय भी हो सकता है, किसी वस्तुओं का भी समुच्चय हो सकता है। तो इसकी डेफिनेशन होती है किसी समुच्चय में से कोई भी संख्या हो उसका अपने आप से तुलना करना ही सौतुल्य संबंध कहलाता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बता दूं कि x रेखा y के समांतर है, x रेखा y के समांतर है, तो क्या y रेखा x के समांतर होगी? ऐसा नहीं बताना है हमें। x रेखा अगर y के समांतर है तो y रेखा x के समांतर है, ये आपका दूसरा संबंध हो जाएगा। अगर मैं कहूँ x रेखा y के समांतर है, तो क्या स्वयं x रेखा अपने आप के समांतर होगी? होगी। जैसे कि मैं कह दूं x पैरेलल y, x समांतर है y के, तो क्या इनका जो रिलेशन है, x पैरेलल का रिलेशन है, x रिलेशन कुछ तो रखता ही है, x रिलेशन से y पैरेलल का रिलेशन रखता है, यानी कि समांतर का रिलेशन रखता है। तो x रिलेशन है y के, मतलब ये समांतर है x y के, तो क्या ये x अपने आप के समांतर होगा? मतलब x रिलेशन x होगा। इसको शॉर्टकट में ये बताना चाहता हूं मैं कि अपने आप से संबंध बताना ही सौतुल्य संबंध कहलाता है। अगर मैं कह दूं कि राम सीता का भाई है, राम सीता का भाई है, अगर मैं कह दूं राम सीता का भाई है, तो क्या राम अपने आप का भाई होगा? तो क्या राम अपने आप का भाई होगा? राम अगर सीता का भाई है, राम किसका भाई है? राम भाई है सीता का, तो क्या राम अपने आप का भाई होगा? नहीं, राम अपने आप का भाई कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा राम अपने आप का भाई? तो ये हमारा सौतुल्य संबंध नहीं होगा। समझ में आया अच्छी तरीके से? ये होता है सौतुल्य संबंध में, मतलब अपने आप की तुलना करना। एक उदाहरण और देता हूं आपको, बेसिकली अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसका अब तो मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। मान के चलो a से बड़ा है b, a से बड़ा है b, तो इसका अपने आप से संबंध क्या होगा? बड़ाई का संबंध लेंगे, बड़ा है तो बड़ाई का संबंध लेंगे, ग्रेटर देन का। तो क्या a अपने आप से बड़ा होगा? मूर्ख ही होंगे जो कर देंगे बड़ा, इसलिए ये अपने आप से बड़ा नहीं होगा।
तो ये हमारा स्वतंत्र संबंध नहीं होगा। अगर इसका संबंध अपने आप से सिद्ध हो जाता तो ये स्वतंत्र संबंध होता। ये मैं बताना चाहता हूं। जैसे कि अगर x बराबर y है, इसको हमें स्वतंत्र संबंध दिखाना है, तो क्या x अपने आप के बराबर होगा? होगा, तो ये स्वतंत्र संबंध है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अच्छी तरीके से क्लियर? ओके। हाँ, तो हमने आपको स्वतंत्र संबंध समझा दिया है। तो अब इसके आगे हम आपको समझाएंगे सम्मित संबंध, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें, आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें, क्योंकि आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो आगे चल के हम आपको लाइव पढ़ा पाएंगे, और लाइव पढ़ाएंगे तो आपको और आज ज़्यादा मज़ा आएगा। इसमें क्या है कि कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते ना, तो थोड़ा सा आप लोग भी समझते हैं। अच्छा ठीक है, हटाओ, हम आते हैं सम्मित संबंध में। सम्मित संबंध में, सम्मित संबंध, इसमें क्या होता है? सम्मित संबंध में यदि, इसको उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ, यदि x बराबर y है, यदि x बराबर y है तो y बराबर x होगा, मतलब विपरीत क्रम होगा इसमें। अगर x बराबर y है और y बराबर x है, अगर ये कंडीशन लागू हो रही है तो आपका सम्मित संबंध है। अगर सीधी सी बात है, कोई भी अवयव अगर किसी दूसरे अवयव से कोई संबंध रखता है तो वो दूसरा अवयव भी उसी से वही संबंध रखे, तो ये जो कंडीशन होती है ये सम्मित संबंध की कहलाती है, सम्मित संबंध की। जैसे कि x, एक सेकंड, आपको शॉर्ट विधि में अगर हम समझा दें तो आप समझ सकते हैं। मान के चलो कोई संख्या है, ये उपसमुच्चय ए से ली गई हैं, ठीक है, तो x का कुछ जो x और कॉमा y हैं जो उपसमुच्चय ए से बिलोंग करती हैं। बिलोंग का मतलब होता है x कॉमा y ए से ली गई हैं, मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। तो जो x का रिलेशन y से होगा, कुछ रिलेशन होगा इसमें, x का रिलेशन कुछ y होगा, ये इसके बराबर भी हो सकती है, इससे बड़ी भी हो सकती है, इसके समांतर भी हो सकती है, कुछ भी होगा रिलेशन, हमें मालूम नहीं है, ठीक है। अगर वही रिलेशन इसके उल्टे में सिद्ध हो जाए, y रिलेशन x, तो हमारा जो संबंध होगा वो सम्मित संबंध होगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, हमने आपको सम्मित संबंध समझा दिया, सीधी सी बात है। इसको एक और उदाहरण दे देते हूँ सम्मित संबंध का। यदि मान के चलो कोई लाइन है, अपनी रेखा, वो दूसरी लाइन के ऊपर लंब है, पर्टिकुलर है, लंबवत है, मतलब ये L1 हो गई, ये L2 हो गई, मतलब L1 रेखा लंब है L2 के ऊपर, ठीक है, ये समतल में है और ये रेखा, याद रखना, अगर ये समतल में L2 रेखा है और L1 लंबवत है L2 के, तो क्या L2 रेखा L1 के लंबवत होगी? अगर इसको घुमा के देख लें हम तो कुछ इस तरीके से आएगा हमारा, तो क्या L2 रेखा ये हो गई हमारी, तो L2 भी तो L1 पर लंब है कि नहीं? देखिए आप गौर से, तो L2 भी L1 पर लंब है, मतलब L1 अगर L2 के लंब है और L2 भी L1 के ऊपर लंब हो जाए, विपरीत क्रम सिद्ध हो जाए, तो ये हमारा सम्मित संबंध कहलाता है। अच्छा, अब आपका संबंध है संक्रामक संबंध। ये तीनों संबंध बड़े इंपॉर्टेंट हैं और हर साल आता भी है। ये आपकी मैं एक बात बता दूं, रिलेशन और एंड फंक्शन, ये 10 नंबर का आपका क्लियर हो जाएगा पूरा, अगर आप अच्छे से मेरी क्लासे पढ़ लेंगे। आप बस सपोर्ट भर करिए, मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, आप वास्तव में लोगों के धुआं उड़ा देंगे, वास्तव में। अच्छा, संक्रामक संबंध, इसमें क्या होता है? मान के चलो हम ले लें x, y, z बिलोंग टू a, मतलब कोई 3 अवयव है, इसमें 3 चलता है। आज आप सवाल लगाएंगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। इसमें 3 चलता है, पहले में 1 चलता था, दूसरे में 2 चलता था, अब तीसरे में 3 चलता है। x, y बिलोंग टू x, y, z बिलोंग टू a। अच्छा, मतलब x, y, z इससे लिए गए हैं, उपसमुच्चय a से लिए गए हैं। अगर इनमें जो संबंध होगा तो वो संबंध किस प्रकार का होना चाहिए, ये आपको बताना है संक्रामक संबंध में। तो इसमें क्या होता है, मान के चलो जैसे कि x बराबर y, x बराबर y है, y बराबर z है, x बराबर y है, y बराबर z है, तो क्या x बराबर z होगा? x बराबर y है, y बराबर z है, तो क्या x बराबर z होगा? होगा, क्योंकि देखो जब x y के बराबर है और y z के बराबर है तो x स्वाभाविक है कि z के बराबर होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जो संबंध x और y में है और y और z में है, वही संबंध x और z में हो जाए तो हमारा जो संबंध कहलाता है संक्रामक संबंध कहलाता है, यही इसकी डेफिनेशन होती है। जैसे कि आप समझिए, जो रिलेशन x रिलेशन y में है और y रिलेशन z में है,
वही रिलेशन अगर एक्स और जेड पहले और तीसरे में हो जाए तो हमारा जो संबंध होगा वो कौन सा संबंध होगा? वो संक्रामक संबंध होगा। समझ में आ गया आपको? आपके दिमाग में अच्छे से आना चाहिए भाई, ठीक है। अच्छा, तो तीनों संबंध पढ़ा दिए मैंने, सौतुल्य, सम्मित, संक्रामक। अच्छा, मैंने सौतुल्य को थोड़ा आप लोगों को ऐसा लिख दिया था। देखो भाई, हिंदी है यार, चलती रहती है। सौतुल्य दरअसल ऐसा लिखा जाता है, तो आप लोग उसको ज़्यादा वो हाईलाइट ना करना, हो जाती है थोड़ी मोटी गलतियाँ, इंसान से ही गलतियाँ होती हैं। खैर छोड़िए। अच्छा, तीनों संबंध पढ़ा दिए मैंने आपको, सौतुल्य भी पढ़ा दिया, सम्मित भी पढ़ा दिया और संक्रामक भी पढ़ा दिया। अब लास्ट संबंध जो आपका बचा है वो बचा है आपका तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, ये लोग आप लोग जरूर नोट कर। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध में क्या होता है भाइयों, ये आपका लास्ट संबंध है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। पूरा सार यही है, बाकी तो मैं जो कुछ पढ़ाता रहा हूँ वो आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपने ये समझ लिया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस अच्छे से समझिएगा। पहला संबंध मैंने पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था? सौतुल्य, रिफ्लेक्सिव फंक्शन, रिफ्लेक्शन रिलेशन। दूसरा पढ़ाया था मैंने आपको सम्मित संबंध, और तीसरा पढ़ाया था मैंने संक्रामक। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें एक चलता है, इसमें दो चलता है, इसमें तीन चलते हैं, मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है, जो रिलेशन अपना एक्स रिलेशन वाई है, मान के चलो किसी का एक्स का रिलेशन वाई में है, कुछ भी हो सकता है वो रिलेशन, तो वही रिलेशन आपका जो है खुद एक्स में होना चाहिए, खुद एक्स में, यानी कि एक्स रिलेशन एक्स, वही रिलेशन खुद स्वयं एक्स में होना चाहिए। मतलब मेरा किसी से कुछ रिलेशन है तो वो रिलेशन अगर मेरे ऊपर खुद लागू होता है तो वो सौतुल्य है। ठीक है, सीधी बात है। अगर एक्स बराबर वाई है तो क्या एक्स बराबर एक्स होगा? होगा। तो ये कौन सा संबंध है? सौतुल्य संबंध है। अच्छा, दूसरा सम्मित। सम्मित संबंध में भाइयों क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि अगर x बराबर है y के, तो अगर इसका उल्टा अगर सिद्ध होता है y बराबर x, तो ये सम्मित संबंध होगा। तो इसमें क्या होना चाहिए, आप लोग इस पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट कर लेना, ये जितना मैं नोट करवा रहा हूँ। तो जैसे x रिलेशन y है, तो अगर वही रिलेशन y के उल्टा, मतलब इसके उल्टे में सिद्ध हो जाए, y रिलेशन x हो जाए, तो हमारा सम्मित संबंध हो जाएगा। इसी प्रकार संक्रामक में तीन होता है कि तीनों में वही संबंध सिद्ध होना चाहिए। मतलब जो रिलेशन x और y में है, ठीक है, y और x में है, वही रिलेशन यदि x, एक सेकंड, दूसरा आएगा यहाँ आएगा y, मतलब x का जो y से रिलेशन है, y का z से, अगर वही रिलेशन x और z में सिद्ध हो जाए तो हमारा सा रिलेशन संक्रामक रिलेशन हो जाता है। और ये तीनों कंडीशन अगर एक साथ लागू होती हैं तो वो संबंध कहलाता है तुल्यता संबंध। समझ में आया भैया जी? मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर आप पुश करके वीडियो ना देखेंगे, ऐसा ही देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, हाँ तो भाइयों, मैंने आपको संबंध पढ़ा दिए, सौतुल्य संबंध, संक्रामक संबंध और वो उसका नाम क्या है, सम्मित संबंध। ये तीनों संबंध अगर एक साथ लागू होते हैं तो वो तुल्यता संबंध होता है। कुल मिला के मैंने आपको आज पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है संबंधों का। कल से हम एक्सरसाइज में प्रवेश करेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, आप भी कहेंगे सर किससे पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं बहुत अच्छे से बता दूं आपको कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से फिनिश हो जाएगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रहे हैं, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आएगा तो हमारी पब्लिसिटी भी होगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं। इसलिए जय फ्यूचर कोचिंग सेंटर और हम चलेंगे कलम से क्रांति की ओर। थैंक यू वेरी मच।